नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। साथियों, फाइनली देश में अब जातिगत जनगणना को मंजूरी मिल चुकी है केंद्र सरकार के द्वारा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। इससे पहले आपने सुना कि विपक्ष की जो राज्यों में जो सरकारें हुआ करती थी, वहां पर जातिगत जनगणना की बातें तेज चला करती थी, क्योंकि ये मांग विपक्ष की थी, काफी लंबे समय से थी। राहुल गांधी जी भी लंबे समय से मांग कर रहे थे जातिगत जनगणना की, कई मंचों से उन्होंने आह्वान किया था। इसके अलावा बिहार पहला गवर्नमेंट बना, बिहार गवर्नमेंट, जिसने जातिगत जनगणना के आंकड़े भी जारी किए और जातिगत जनगणना करवाई। इसके बाद और भी राज्यों ने करवाना शुरू किया था, लेकिन यहाँ पर बीजेपी या कहें एनडीए अलायंस जो था, वो थोड़ा सा इसके अपोजिट रहा करता था। मतलब वो जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते थे, और उसके बाद भी कई मंचों पर ये भी कह रहे थे कि विपक्ष जो है वो जातिगत जनगणना करा करके देश को बांटना चाहती है, ऐसे आरोप लगाया करते थे। लेकिन फाइनली अब केंद्र सरकार ने ही, यानी कि एनडीए अलायंस ने ही जातिगत जनगणना की घोषणा कर दी है कि अब अगली जनगणना जो होगी वो कास्ट बेस्ड जनगणना होने वाली है। कैसे होगा, क्या कुछ करना होगा, इतना आसान भी नहीं होगा ये। इसको आज की वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में हम लोग समझने वाले हैं। बहुत बड़ी अपडेट है ये। इसके अलावा दो और अपडेट है जो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने दी है आज, तो इसको डिटेल में हम लोग समझेंगे। और आप यहाँ पर रेफरेंस के लिए आर्टिकल भी देख सकते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया का। गवर्नमेंट अप्रूव्स कास्ट सेंसस, व्हाट इज इट एंड व्हाई इट मैटर्स, क्यों मैटर करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। तो आज का ही ये आर्टिकल है, अप्रैल 30 2025 का। साथियों, कास्ट बेस्ड यानी कि जातिगत आधारित जनगणना क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पता लग पाएगा कि देश में कहां पर, किस लोकेशन पर, किस जियोग्राफिकल लोकेशन पर किस जातियों का ज्यादा बोलाबाला है, कौन सी जातियां माइनॉरिटी रूप में उस खास रीजन पर रह रही हैं, कौन सी जातियां मेजॉरिटी में रह रही हैं। इससे क्या होता है? इससे जो भी सरकार की योजनाएं आती हैं, जो भी सरकार के जो बेनिफिशरीज होते हैं, वो सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो पाते हैं। लेकिन अब तक क्यों नहीं हो रहा था? आजादी के बाद अब जाकर के इसको कराने की जरूरत क्यों पड़ी? कारण यह है कि आजादी से लेकर अब तक इसलिए नहीं कराया जा रहा था कि शायद इसके पीछे की मंशा ये रही होगी कि इससे देश जो है वो बट जाएगा, या फिर इससे जो पार्टियां होंगी, जो पॉलिटिकल पार्टियां होंगी, वो जहां पर जो जिसकी मेजोरिटी रहेगी केवल उन्हीं की बेनिफिट्स के लिए वो करेंगे काम, और बाकी माइनॉरिटियों को उपेक्षा की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर मेजोरिटी माइनॉरिटी इंडिया के पूरे देश के रेफरेंस में नहीं लिया जा रहा। नहीं तो आप ये सोचो कि अरे हिंदू मेजोरिटी है, उसके बाद मुस्लिम माइनॉरिटी है, या बौद्ध जैन धर्म, ये सब माइनॉरिटी है। ये तो ओवरऑल जनसंख्या की हुई। अगर किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन की बात करूं, जैसे मान लो किसी कोई एक शहर हो गया या कोई एक राज्य हो गया, कोई एक शहर में मान लो कि कोई एक जाति जो है वो ज्यादा उसका बोला वाला है, और कुछ जातियां बाकी छोटे छोटे में हैं, तो फिर अभी तक की सरकारों को डर ये था कि अगर हम ये चीजें लाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि जो भी बेनिफिट्स मिले वो इन्हीं मेजॉरिटी के चक्कर में लोग टारगेट करके करने लगे और माइनॉरिटी उपेक्षित होने लगे। तो ऐसे में बैलेंस नहीं बन पाएगा। लेकिन समय के साथ साथ चीजें अपडेट भी होती हैं, और अब शायद वो समय आ गया है जब कास्ट बेस्ड सेंसस कराए जाने की मांग उठी है, और ऐसा करने से कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन आराम से अच्छे तरीके से भी हो पाएगा। और चूंकि अब देखो थोड़ा सा ना बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं, डिजिटलाइजेशन आ गया है, जो योजनाओं का जो जैसे बेनिफिट्स है, जो पैसे हैं, वो सब डायरेक्टली अकाउंट में आ रहे हैं। बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं 1951 से लेकर के, अगर आज के कंपेरिजन में देखा जाए तो 1951 से बंद था, मतलब आज़ादी के बाद कभी हुआ नहीं कास्ट बेस्ड सेंसस, या जब कभी हुआ भी तो उसके आंकड़े नहीं जारी किए गए, वो सरकारों के बीच में ही रहे, और सरकारें ही उसका फायदा लेती रही। मतलब जिसकी गवर्नमेंट है उसने कराई, उसके पास डेटा है, और वो उसी हिसाब से कैंपेनिंग, उसी हिसाब से टारगेटिंग योजनाएं, या उसी हिसाब से सब कुछ लाती रहे। तो इसीलिए सरकारों के बीच में ही रहा ये मामला, कभी उजागर नहीं हुआ। जिससे फॉर एग्जाम्पल 2011 में भी हुआ था कास्ट बेस्ड सेंसस, लेकिन मतलब कास्ट बेस्ड पूरा सेंसस नहीं हुआ था, लेकिन कास्ट की भी सेंसस कराई गई थी, जनगणना कराई गई थी, लेकिन आंकड़े पब्लिश नहीं किए गए थे। और अब जो होगा वो कास्ट बेस्ड सेंसस होगा। खैर, थोड़ा सा इतिहास पर जान लेते हैं, फिर डिटेल में बात करेंगे। अंग्रेज जो है ये जातिगत जनगणना करवाते थे, आजाद भारत में ये बंद हो गई, और 1881 में देश में पहली बार अंग्रेजों ने जनगणना करवाई, जो रेगुलर रूप से चली। हालांकि पहली बार तो 1972 में कराई गई थी, मेयो के कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो थे उनके कार्यकाल में। फिर 1981, सॉरी 1800 रह गए, 1800, तो 1881 से फिर 1881 से ये रेगुलरली होने लगी
10-10 साल के अंतराल पर। तो तब से फिर आप 10-10 साल का अंतराल लेते जाओ और उसके बाद से फिर ये होगा, ठीक है ना, आयोजन होने लगा। 1931 तक ऐसा ही चलता रहा। 1941 में जातिगत जनगणना तो हुई, लेकिन इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए 1941 में। फिर 1951 में इसको करना ही बंद कर दिया गया, जातिगत जनगणना। तो आप देखिए, भारत के संविधान निर्माताओं ने आजाद भारत में पहली बार कैबिनेट की, जिसमें नेहरू, पटेल, अंबेडकर और मौलाना आजाद जैसे नेता थे। उन्होंने तय किया कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, क्योंकि ये समाज में विभाजनकारी हो सकता है। और ये कहीं न कहीं उस टाइम के लिए ये बहुत परफेक्ट डिसीजन रहा। आज़ादी के बाद 1951 में पहली बार जनगणना हुई, लेकिन इसमें सभी जातियों के बजाय सिर्फ एससी-एसटी की गिनती हुई थी। उसके बाद जनगणना में एससी-एसटी की गिनती भी इसलिए कराई गई क्योंकि उन्हें आरक्षण देने की संवैधानिक बाध्यता थी। क्योंकि एससी-एसटियों को उत्थान करना था, जो अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ थी, उनको मूल धारा में लाना था, और ये एक बहुत बड़ा टास्क था उस टाइम पर। तो सामंतवादी व्यवस्था उस टाइम पर बहुत ज़्यादा हुआ करती, तो इसलिए थोड़ा-सा बैलेंस बनाने के लिए केवल एससी-एसटी के लिए कराई गई थी स्पेशल तौर पर। फिर आगे क्या हुआ? देखिए, आगे बहुत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी या और भी जो इंडिया अलायंस की विपक्ष पार्टियां, उन्होंने लगातार डिमांड रखी थी, लगातार मुद्दे पर ये उठाए थे कि जातिगत जनगणना करानी चाहिए। इसी संदर्भ में बिहार में हो भी गया था। बिहार में जब जातिगत जनगणना हुई, तो नीतीश कुमार की पार्टी तब एनडीए के अलायंस में नहीं थी, जेडीयू और आरजेडी के साथ में थी। मतलब आरजेडी इनकी पार्टी है तेजस्वी यादव की, और जेडीयू है नीतीश कुमार की पार्टी। इनका जब गठबंधन हुआ करता था, जब ये डिप्टी सीएम हुआ करते थे तेजस्वी यादव, उस टाइम पर जातिगत जनगणना कराई गई थी, और ये कहा गया था देश भर में ये मुद्दा उठाएंगे। फिर उसके बाद अन्य कांग्रेस शासित जो राज्य हैं, उनमें भी कास्ट बेस्ड सेंसस कराए जाने की बात उठी, लेकिन एनडीए इसका विरोध करती आई थी। हालांकि बिहार में जब हुआ था कास्ट बेस्ड सेंसस, तो वहां पर बीजेपी ने समर्थन किया था इस मामले को। खैर, ये तो राजनीति की बात रही। राहुल गांधी की बात करें तो ये जनगणना जातिगत कराने की लगातार मांग करते रहे हैं। 2023 में सबसे पहले मांग उठाए थे, उसके बाद फिर देश विदेश कई फोरम पर ये डिमांड उठाई। 2011 की जो सेंसस हुई थी, जनगणना हुई थी, उसमें 29 विषयों को, या कहें 29 कॉलम लिए गए थे। 29 कॉलम मतलब कि जैसे आपको कोई जनगणना करनी है, आप जाओगे कहीं पर और आप पूछोगे कि भाई चलो ठीक है, आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है। तो ऐसे ऐसे एक एक कॉलम हुआ। ऐसे 29 कॉलम थे जिन पर बेस्ड पर पूरा जनगणना कराई गई। उसके बाद वो पूरा पूरा डेटा एक साथ हो करके जारी किया जाता है ना। ठीक उसी प्रकार से जैसे मैं आपसे कहूँ कि चलो भाई अपना रोल नंबर बता दो, कहाँ पर आपका सेंटर है एग्जाम का, किस शिफ्ट में आपका एग्जाम है, कौन सा सब्जेक्ट है आपका, है ना। तो ये सब पूछ करके तब फिर एक कट ऑफ निकालने का एक अनुमान निकाला जाता है कि कट ऑफ का प्रिडिक्शन क्या हो सकता है, ऐसा होता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर 29 कॉलम लिए गए थे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन भी चुका है। इसमें 29 कॉलम आपके सामने हैं, जैसे नाम, परिवार के मुखिया, रिश्ता, लिंग, उम्र, वैवाहिक स्थिति, विवाह के समय आयु, धर्म, एससी/एसटी हैं कि नहीं। इसके अलावा वर्तमान काम, आर्थिक स्रोत और रोजगार की स्थिति, बच्चे स्कूल में उपस्थिति, उच्च शिक्षा स्तर, इसी प्रकार से सब कुछ डेटा ले करके जारी किया जाता था। लेकिन इस बार अब यहाँ जातिगत जनगणना जब होगी, तो यहाँ पर देखो केवल एससी/एसटी के बारे में पूछा गया, एससी/एसटी हैं या नहीं। लेकिन अब यहाँ पर कास्ट बेस्ड जब होगा तो उसमें हर प्रकार की जातियां होगी। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि इसके लिए करना होगा संशोधन। क्योंकि ओबीसी में ना तब से लेकर अब से बहुत सारी जातियां और ऐड हो चुकी हैं, या कहें बहुत सारी जातियां विभाजित भी हो चुकी हैं। तो पहले जब हुआ करता था ना, देखिए जनगणना एक्ट 1948 में एससी एसटी की गणना का प्रावधान था। ओबीसी की गणना के लिए इसमें संशोधन करना पड़ेगा। ओबीसी की 2650 जातियों के आंकड़े सामने आएंगे इससे। 2650 जातियों के 2011 की जनगणना के अनुसार 1270 एससी, 748 एसटी जातियां हैं। 2011 में एससी आबादी 16.6% और एसटी 8.6% हुआ करते थे। तो अब इसमें संशोधन किए जाएंगे। 2011 में हुआ था, मनमोहन सिंह सरकार ने 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना कराई थी। लेकिन सामाजिक आर्थिक का तो आंकड़ा पब्लिश किया गया, लेकिन जो जातिगत जनगणना के आंकड़े थे, वो आंकड़े पब्लिश नहीं किए गए। वेबसाइट पर केवल एससी एसटी हाउस होल्ड के आंकड़े ही जारी किए गए। तो इन्होंने कराया तो था, सरकार अपने लेवल पर कराती तो है। और आज के सही टाइम पर मैं बताऊं ना, भारत का इकोसिस्टम इतना ग्राउंड लेवल तक जा चुका है अच्छे तरीके से, कि वर्तमान समय में जब चाहे तब सरकार उस हर प्रकार का डेटा पब्लिश कर सकती है। आज के टाइम पर आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की वजह से, एएनएम कार्यकर्ताओं की वजह से, एक एक ग्राउंड लेवल पे, एक एक गांव में किसको टीबी है, किसको खसरा है, किसके कितने बच्चे हो रहे हैं, कौन किस जात धर्म का है, कौन कितना जॉब करने वाला है, ये सारी इंफॉर्मेशन रहती है। तो
वो और वो भी ऑनलाइन, ऐसा नहीं है कि कागज में लिखा हुआ है, ऑनलाइन है, तो मतलब सारा डाटा कलेक्ट है। तो सरकार जब चाहे तो एक अभियान चला करके महीने भर में या 15 दिन में आज के टाइम पर करवा सकती है सेंसस, और पूरा आंकड़ा भी पब्लिश कर सकती है अगर गवर्नमेंट चाहे तो। लेकिन फिर भी 2021 से लेकर अभी तक जनगणना नहीं हुई। 2021 में होनी थी, देखो 2011 में हुई थी लास्ट सेंसस, और हर 10 साल पे होती है, तो 2021 में होना था कायदे से। लेकिन ड्यू टू कोविड-19 इसे टाला गया और कहा गया कि भाई कोविड की वजह से हम अभी नहीं करा रहे हैं। ठीक है, 22 आया, 23 आया, 24 में चुनाव भी हो गया, 25 आ गया, और अब 25 में ये कहा जाने लगा कि चलो 26 तक करेंगे। जातिगत जनगणना और जनगणना कराना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो इसी जनगणना के आधार पर ना परसीमन आयोग का गठन होगा। परसीमन आयोग परसीमन किया जाएगा लोकसभा में, ये भी मैं आपको एक वीडियो बना करके दे चुका हूँ। लोकसभा में परसीमन आने वाला है, जिसकी वजह से दोबारा से सीटें बढ़ने वाली हैं लोकसभा में। लोकसभा में सीटें बढ़ेंगी, नेतृत्व बढ़ेगा, जिसको लेकर के उत्तर भारत और दक्षिण भारत चल रहा था पिछले कुछ दिनों में। आपने देखा पिछले कुछ महीनों में कि उत्तर भारत दक्षिण भारत वाले थोड़ा सा विरोध कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जब उनको पता था कि नया सेंसस होगा और जब परसीमन होगा, तो क्योंकि सेंसस के आधार पर ही, जनगणना के आधार पर ही सीटें विभाजित होती हैं, और अगर जब सीटें विभाजित होंगी तो दक्षिण भारत में ना जो पॉपुलेशन रेट है वो कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है। उत्तर भारत में पॉपुलेशन रेट बढ़ा है, उत्तर भारत में जनसंख्या आबादी बढ़ी है, और जब बढ़ी है आबादी तो सीटें भी बढ़ेंगी। जब सीटें बढ़ेंगी तो नेतृत्व बढ़ेगा, नेतृत्व बढ़ेगा लोकसभा में, तो जहां से भाई जैसे हिंदी भाषी क्षेत्रों में ज्यादा नेतृत्व बढ़ेगा, तो जो पार्टी की मजबूती हिंदी भाषी क्षेत्रों में ज्यादा होगी वो ज्यादा पकड़ बनाकर रखेगी लोकसभा में, और जब ज्यादा पकड़ बनाकर रखेगी मतलब उसी का प्रधानमंत्री होने वाला होगा, है ना। प्रधानमंत्री होगा या बड़े बड़े पद, बड़े बड़े मंत्रालय सब उन्हीं को मिलेंगे। दक्षिण भारत के लोग पीछे रह जाएंगे। जब दक्षिण भारत का नेतृत्व पीछे रहेगा तो दक्षिण भारत में डेवलपमेंट पीछे रहेगा। ये तर्क देकर दक्षिण भारत जो है वो विरोध कर रहा था कि भाई अगर कास्ट जब सेंसस हो अगली बार या परसीमन हो लोकसभा का, तो उसमें रेशियो के आधार पर ये बात ध्यान रखा जाए कि जनसंख्या ना ध्यान रखी जाए, उनको ये राज्यों का रेशियो के हिसाब से वहां पर किया जाए। तो ये डिमांड थी। खैर वो अलग टॉपिक है, उस पर हम लोग कभी और चर्चा करेंगे। वैसे तो एक वीडियो मैं इस पर बनाया ही चुका हूँ। लेकिन अगर अभी की बात करें, जो जनगणना की बात की गई है कि ये जातिगत जनगणना होगी, अब इससे बहुत सारा बेनिफिट्स भी हो सकता है। इसके पॉजिटिव पॉइंट भी है, निगेटिव पॉइंट भी है। देखो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, अपना अपना नज़रिया होता है। पॉजिटिव पॉइंट तो अगेन वही कि भाई हर प्रकार की योजनाओं का डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा, सही प्रकार से आरक्षण मिल पाएगा, ये पता लग पाएगा कहाँ पर किसकी डिमांड ज़्यादा है, किसकी आबादी ज़्यादा है, और उसके बाद फिर उनको कितना चीज़ें मिल रहा है, वो सही धारा में कनेक्ट हो पा रहे हैं कि नहीं। तो इससे उनको बेनिफिट्स दिया जा सकेगा। दूसरा, इसका गलत उपयोग भी होगा कि जहाँ पर लगेगा कि भाई वोट बैंक ज़्यादा है, वहाँ पर सरकारें या फिर जो पार्टियां होंगी वो ज़्यादा फोकस करेंगी, जो माइनॉरिटी रह जाएंगे उन पर कम फोकस होगा। तो हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू हैं, और शायद इसीलिए अभी तक विरोधाभास की भावना बनी हुई थी। खैर, अभी तक क्लियर नहीं किया गया है, और विपक्ष ने कहा है कि हम डिमांड उठाएंगे कि जल्द से जल्द ये किया सेंसस अगला वाला किया जाए, लेकिन सरकार ने अभी क्लियर नहीं किया है कि सेंसस हम कब कराने वाले हैं। विपक्ष की गवर्नमेंट सपोर्ट दिखा रही है, राहुल गांधी और उनकी पार्टी जो है ये सपोर्ट दिखा रहे हैं कि भाई हम चलो ये डिमांड कर रहे थे और आखिरकार ये डिमांड मान ली गई है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये सेंसस जल्द से जल्द कराया जाए और इसी सितंबर वगैरह से शुरू कर दिया जाए। तो देखना होगा अब ये कब से शुरू होता है, और इस पर आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी कोई और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए जो अपडेटेड होती है, आपको एक सही नॉलेज, सही दिशा प्रदान करती है, सही समझ विकसित करती है, ऐसी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।